तो ये ग्राफ किसका है, कोस एक्स का ग्राफ ये मैंने बनाया है, ठीक है। अच्छा ओके, तो मैंने तुम्हें ना 1 1 फंक्शन देखने बताए थे, है ना। 1 1 कोई फंक्शन कब होता है, कोई फंक्शन 1 1 कब होता है, कोई फंक्शन 1 1 तब होता था जब वो अलग अलग एलिमेंट पे अलग अलग इमेज दे। अब मैं तुम्हें ना ग्राफ से और देखना बता देता हूँ कि 1 1 फंक्शन कैसे चेक करेंगे ग्राफ से। किसी भी फंक्शन का ग्राफ तो हम बना ही सकते हैं, कोई भी फंक्शन हो, है ना। जैसे कि तुम्हें याद हो हमने एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक फंक्शन किया था, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक फंक्शन किया था फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर। ओके, डोमेन भी रियल नंबर है, रेंज भी रियल नंबर है। अब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूँ इस फंक्शन का। इस फंक्शन का ग्राफ कैसे बनेगा, एक्स ले लो और यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू देखते जाओ क्या आएगी। एक्स की वैल्यू 0 है तो फंक्शन भी 0, 1 है तो 1, -1 है तो भी 1, 2 है तो 4, -2 है तो भी 4। तो ये देखो ग्राफ किस टाइप का बनेगा, यहाँ पे एक्स एक्सिस होता है, यहाँ 1 है मान लिया, यहाँ 2 है, 3 है, इस टाइप से -1 -2 -3, और यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे माइनस वाले -1 -2 अब 0 पे वैल्यू क्या है 0, तो एक तो ये पॉइंट बन गया। फिर 1 पे वैल्यू क्या है 1, ये पॉइंट बन गया। 2 पे वैल्यू 4, ये पॉइंट बन गया। 3 पे और आगे जाके आनी थी, -1 पे भी वैल्यू 1, -2 पे भी वैल्यू 4। तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा, चलता जाएगा ये, ठीक है। ये है ग्राफ। अब एक्चुअल में अब हमें क्या चेक करना है कि ये फंक्शन 1 1 है कि नहीं है। 1 1 के लिए क्या होना चाहिए कि कोई भी दो एलिमेंट एक जगह नहीं जाने चाहिए, है ना। तो मैं ये कह सकता हूँ जो राइट साइड में एलिमेंट हैं वो केवल एक एलिमेंट से ही कनेक्ट होने चाहिए, है ना, वो केवल एक एलिमेंट से ही कनेक्ट होने चाहिए। अब जैसे कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये पॉइंट किससे कनेक्ट है ना। ये राइट हैंड साइड के पॉइंट है जो इस लाइन पे हैं, और ये डोमेन के, ये रेंज वाले, ठीक है, को डोमेन के बोल सकते हैं। तो ये पॉइंट किससे कनेक्ट होगा, अगर मुझे ये देखना हो किस पॉइंट पे वैल्यू देगा, इसको ऐसे ऐसे ड्रॉ कर दो, जहाँ पे ये काटे वहाँ से परपेंडिकुलर नीचे ड्रॉ कर दो। तो जिस पॉइंट पे ये काटेगा ना एक्चुअली में वो एक्स की वैल्यू वो लेंगे ना, तब स्क्वायर करके ये वाली वैल्यू हमें मिलेगी, ठीक है। तो यानी कि एक्चुअल में इससे क्या पता चला कि जब जब ये इसको काटेगा, जितनी जगह पे ये काटेगा ना उतने ही एक्स मिलेंगे मुझे, है ना। जितनी जगह पे ये काटेगा तो उतने ही एक्स मिलेंगे। अगर ये यहाँ पे काट रहा है इसकी सीध की ये लाइन, यानी कि एक लाइन ड्रॉ कर दो उसके पैरेलल, उस पॉइंट से पास होती हुई एक्स एक्सिस के पैरेलल। अगर ये लाइन ग्राफ को एक ही बार काटे, ग्राफ को एक ही बार काटे तो फंक्शन होगा 1 1, नहीं तो फंक्शन क्या होगा नॉट 1 1। जैसे इस केस में 2 बार काट रही है तो एक्चुअल में इस पॉइंट पे भी यही वैल्यू मिलेगी और इस पॉइंट पे भी यही वैल्यू मिलेगी। यानी कि 1 1 चेक करने का एक दूसरा तरीका है कि यहाँ से एक्स एक्सिस के पैरेलल तुम कोई भी लाइन खींच दो, ये नहीं कि यहाँ पे खींचनी, कहीं पे भी खींच दो। यानी कि अगर सारी की सारी लाइनें फंक्शन को एक जगह पे काट रही हैं या एक जगह से बिना काटे तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि खाली रह जाए उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है 1 1 के लिए। जस्ट 2 जगह नहीं काटनी चाहिए, 2 या 2 से ज़्यादा जगह नहीं काटनी चाहिए। तो एक्चुअल में ये जो ग्राफ से चेक करने का मेथड है कि किसी फंक्शन को अगर 1 1 चेक करना है ना, तो जो एक लाइन खींच दो रेंज में से पैरेलल टू एक्स एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच दो। अगर वो ग्राफ को ज़्यादा से ज़्यादा एक बार काटनी चाहिए, है ना, या ना काटे तो कोई दिक्कत नहीं। अगर एक से ज़्यादा बार कट कर दिया ना तो फिर वो 1 1 नहीं है। जैसे इस केस में 2 बार कट कर दिया तो वो 1 1 नहीं है, और वहाँ पे भी हमने देखा था 1 1 नहीं है। अब जैसे मैं किसी और का ग्राफ बनाऊँ, ऐसे करके बना दिया मैंने ये ग्राफ। अब यहाँ पे देखो ये मेरी वो कोडोमेन वाली, अब मैं कोई भी लाइन ड्रॉ करूँ कहीं से भी करूँ, ग्राफ को कितनी बार काट रही है एक बार। तो इसका मतलब ये जो ग्राफ है जिस भी फंक्शन का ये ग्राफ है तो ये क्या है फिर 1 1 है, समझ में। तो एक्चुअल में ये ग्राफ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का मैंने बनाया था जो कि 1 1 होता है। तो 1 1 के लिए समझ में आ गया ना, फंक्शन का ग्राफ बना लो फिर एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचते जाओ। अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा
ग्राफ को एक ही जगह कट करें, मतलब कि ऐसा हो सकता है कहीं पे भी ना कट करे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक से ज़्यादा बार कट नहीं करनी चाहिए, तो वो फंक्शन क्या होगा 1 1 होगा। उसके बाद ऑन टू को कैसे चेक करें ग्राफ में, ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए, राइट साइड के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, कनेक्ट होने चाहिए। तो ऑन टू के लिए ये है कि मैं इसमें से कोई भी लाइन क्या करूं, पास करवाऊं ऐसे टाइप की सेम पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वो कम से कम एक बार तो ग्राफ को जरूर काटनी चाहिए, वो कम से कम एक बार तो ग्राफ को जरूर काटनी चाहिए। अगर एक बार काट देगी ना तो जैसे ये पॉइंट फिर किससे कनेक्ट हुआ मिलेगा, इस पॉइंट से, ये पॉइंट किससे कनेक्ट हुआ मिलेगा, इस पॉइंट से। अगर मान लिया एक बार भी नहीं काट रही तो इसका मतलब वो पॉइंट कहीं पे कनेक्ट ही नहीं हुआ, तो इसका मतलब ऑन टू नहीं है। तो ऑन टू और 1 1 चेक करने के लिए लाइन तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस ही खींचेंगी। 1 1 के केस में तो ये देखना कि कम से कम नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा एक बार ही काटे, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा एक बार ही काटे, या ऐसा हो सकता है एक बार भी ना काटे। लेकिन ऑन टू के लिए क्या ज़रूरी है, कम से कम एक बार तो काटनी ही चाहिए। 2 बार काट दे कोई दिक्कत नहीं, वो 2 पॉइंटों से कनेक्ट हो गया होगा, राइट हैंड साइड वाला 2 पॉइंट उस पर आ रहे हैं, उससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन होने सारे कनेक्ट चाहिए। जैसे कि इस केस में देख, अगर मैं यहाँ पे जितनी भी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ वो 2 2 पॉइंट पे काट रहे हैं, इसका मतलब ये जो पॉइंट है 2 2 पॉइंटों से कनेक्ट है। लेकिन जब मैं लाइन यहाँ पे ड्रॉ करूँगा ना नेगेटिव साइड में, तो ये किसी भी पॉइंट पे नहीं काट रही ग्राफ को, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये किसी से भी कनेक्ट नहीं हुआ एक्चुअल में, तो ये ऑन टू नहीं है, समझा। तो ये ग्राफ से हमने देखने की कोशिश करी थी कि 1 1 क्या होता है, ऑन टू क्या होता है। इसीलिए जो ये कोस का मैंने ग्राफ बनाया है ना, कोस का ग्राफ, इसको देख के बताना आसान है कि ये 1 1 है कि नहीं है। क्या ये 1 1 है? 1 1 के लिए क्या करना है, हमें लाइन ड्रॉ करके देखनी है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। वो लाइन एक से ज़्यादा बार नहीं काटनी चाहिए ग्राफ को। लेकिन ध्यान से देखा, अगर मैं ये लाइन ड्रॉ कर दूँ यहाँ पे, ये तो कितनी बार काटेगी ग्राफ को, बहुत बार, इनफाइनाइट टाइम्स। इसका रीज़न यही है क्योंकि इनफाइनाइट ऐसे पॉइंट हैं जिन पे यही वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे ये वैल्यू मिलेगी, फिर यहाँ पे ये मिलेगी, आगे फिर से यही मिलेगी। तो ये जो कोस है वो नॉट 1 1 नहीं है। ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए, ऑन टू के लिए कम से कम एक बार तो काटनी चाहिए। कोई भी लाइन ड्रॉ कर दो, ये नहीं कि एक लाइन, ठीक है, कोई भी लाइन ड्रॉ कर दो। अब जैसे ये लाइन ड्रॉ करी, ये तो चलो काट रही है, लेकिन अगर मैं इससे ऊपर ड्रा करूंगा तो कोई लाइन नहीं काटेगी, -1 से नीचे वाली कोई लाइन नहीं काटेगी। इसका मतलब जो कोस की जो रेंज है ना वो -1 और 1 के बीच में ही है, इससे ऊपर नहीं है, समझ में बात, क्योंकि और कोई पॉइंट कनेक्ट हो ही नहीं सकता। तो ये चीज़ क्लियर है ना यहाँ तक कि ये 1 1 ऑन टू नहीं है, सेम साइन भी 1 1 ऑन टू नहीं है। कितने पेज हो गए थे कल? हैं 79 हो गए थे। ठीक है 80। तो ये मैंने ग्राफ से तुम्हें थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश करी थी कि ये 1 1 ऑन टू होता क्या है। अब एक्चुअल में अब तुमने कल सारी वैल्यू निकाल ली, 0 पे, 30 पे या 300 पे, किसी पे भी बोल लूँ मैं, 0 से 360 हर किसी की वैल्यू तो निकाल सकती है। अब एक चीज़ माइंड में सेट कर ले कि जो पाई है ना उसकी वैल्यू 180 डिग्री है। पाई की वैल्यू क्या है 180 डिग्री। एक्चुअल में ये जो है ना, ये एंगल को मेजरमेंट करने की बात आती है, डिग्री में मेजरमेंट कर रहे हैं यहाँ पे हम, और इसको बोलते हैं रेडियन में, ठीक है, इसमें रेडियन में, ठीक है। अब एक्चुअल में हम डिग्री में नहीं काम करेंगे, ऑलमोस्ट रेडियन में काम करेंगे। अब जैसे कि मैं तेरे से पाई की वैल्यू मैंने बता दी ना, अब मैं तुझे 90 डिग्री की वैल्यू पूछूं तो क्या आएगी यहाँ से, π/2, ठीक है। अगर मैं तुझसे 360 की वैल्यू पूछूं तो सोच, 2 पाई, 2 पाई कितना हो जाएगा, 1 पाई की वैल्यू 180 डिग्री, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 नहीं आ जाएगा क्या। अब एक्चुअल में तुम्हें ये सब याद करना पड़ेगा कि 0 को किससे डिनोट करेंगे, 45 को 0 के बाद कौन आता है 30, फिर अब याद कर सकते हैं 0 को, तो 0 से ही 30 का मतलब होगा π/6, 180 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 30 आता है, ठीक है।
इसका मतलब होगा पाई बाय 4, इसका मतलब होगा, बाई 3। इसका मतलब होगा पाई बाय 2। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक समझ में आया ना? कोई डाउट हो तो बता दे अभी भी। ओके। उसके बाद अब अगर एक्चुअल में मैं तेरे से ये वैल्यू पूछूं कि ये वाली वैल्यू निकाल, तू कोस की वैल्यू निकालनी है तूने 5 पाई/6 पे, कि मैं ये कह दूं कि कोस 5 पाई/6 की वैल्यू निकालो। अब देख, मैं तो इसको ऐसे डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, कोस इसको मैं लिख सकता हूँ पाई प्लस पाई-6 लिख सकता हूँ। अब देख कहाँ पे कौन आएगा, 0 तो है ही यहाँ पे पाई/2 आएगा, यहाँ पे पाई आएगा, यहाँ पे 3 पाई/2 आएगा। जब कैलकुलेट करेगी ना 90 की 3 से मल्टीप्लाई 270, और यहाँ पे 2 पाई आएगा। अब देख मैंने इसकी वैल्यू निकालनी थी 5 पाई/6 की, तो मैंने क्या किया, इसको लिख लिया कोस पाई माइनस पाई/6। अब क्योंकि पाई इस लाइन पे आ रहा है तो कोस चेंज तो होगा नहीं, कोस ही रहेगा, और एंगल आ जाएगा पाई/6। अब पाई में से कोई चीज़ माइनस हुई है तो क्वाड्रेंट सेकंड है, सेकंड में कोस नेगेटिव होता तो माइनस कोस पाई/6, और माइनस कोस पाई/6 की वैल्यू जो कोस 30 की वैल्यू है, कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, जो साइन 60 की होती है एक किस्म से, √3/। एक तो तरीका है इनको ऐसे कैलकुलेट करने का, एक तरीका ये है कि तू इनको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते, मतलब आरएफ में ऐसे नहीं करना तो ऐसे ही है, तू अलग से क्या किया कर, मतलब आरएफ में 5 पाई/6 को देख लिया कर किसके इक्वल है, 180 पुट कर लिया कर, यहाँ पे 180 पुट करेगी ना तो ये कट के आएगा, 6 से कटेगा 30, 30 पंजे 150 डिग्री, यानी कि 150 डिग्री की वैल्यू पूछी थी। 150 को तू कैसे लिख सकती है, 180 माइनस 30। अब ये देख लिया ना 180 माइनस 30, अब 180 की वैल्यू पुट कर लिया कर और इसकी वैल्यू पुट कर लिया कर। अब यानी कि ये देखना पाई में कोई चीज़ जुड़ेगी या घटेगी, 3 पाई/2 में या 2 पाई में या पाई/2। अब सेम रूल है यहाँ पे भी, जो इस लाइन पे आ रहे हैं ये पाई/2 और 3 पाई/2, वो तो चेंज होएंगे साइन कोस में, कोस साइन में, टेंजेंट कोट में, कोट टेंजेंट में, और सीकेंट कोसिकेंट में, कोसिकेंट सीकेंट में, और जो इस लाइन पे आएंगे वो चेंज नहीं होंगे। तो ये एक बार लिख लिया, तो अब ये याद रखे 180 का मतलब पाई है, 30 का मतलब पाई/6, यानी कि ये याद होनी चाहिए। और कुछ ये स्टैंडर्ड 0 पाई/2, पाई कहाँ आता है, 3 पाई/2 कहाँ आता है, 2 पाई कहाँ आता है। अब तुझे याद हो मैंने बताया था इस लाइन पे साइन 0 होता है, इस लाइन पे साइन 0 होता है, यानी कि साइन 0 भी 0 होता है, साइन पाई भी 0 होगा, ठीक है, साइन 2 पाई भी 0 होगा। अब देख इनको याद करना आसान है एक्चुअली। देख अब यहाँ पे 2 पाई आया था, फिर जब यहाँ पे जाएगी ना, यहाँ पे 3 पाई/2 है ना, तो ओड नंबर इधर चलेंगे, 5 पाई/2, यहाँ पे 2 पाई आ चुका तो एक बढ़ा के यहाँ पे आ जाएगा 3 पाई, ठीक है। जब ये फिर से घूम के जाएगा ना 7 पाई/2, और जब ये इधर चला जाएगा तो 4 पाई। अब ये उनसे भी आसान है, थोड़े याद रखना है ना। तो अब अगला तू बता सकती है यहाँ पे क्या आएगा, 7 पाई/2। 7 पाई/2 तो यहाँ लिया, पहले 1 था फिर 5 हुआ, तो एक किस्म से 4 का डिफरेंस नहीं चल रहा ऊपर वाले में, 9 पाई/2। या फिर तू ऐसे याद रख सकती है, 1 यहाँ, 3 यहाँ, फिर 5 यहाँ, 7 यहाँ, फिर 9 वहाँ, अगला यहाँ पे 11 पाई/, और ये देख 3 और 4 7 और 4 11, यहाँ पे 4 का चलेगा, और यहाँ पे 2 का चलेगा, जैसे 0 था फिर 2 पाई था फिर 4 पाई था फिर 6 पाई आएगा, और इधर पाई था ओड वाले इधर चलेंगे, 3 पाई है फिर 5 पाई है फिर 7 पाई है। समझ में आया कि नहीं आया? तो मैं एक्चुअल में ये कहना चाहता हूँ साइन इस पूरी लाइन पे क्या है, 0। इस लाइन पे किस टाइप की वैल्यू है, 0 है, पाई है, 2 पाई है, 3 पाई है, 4 पाई है, इस टाइप की है। एक्चुअल में साइन जो n पाई होता है ना वो क्या होता है, 0 होता है। n कोई भी इंटीजर ले लो तुम, चाहे प्लस का ले लो चाहे माइनस का, क्योंकि नेगेटिव में भी जब घुमाएगी ना, यहाँ 0 है तो यहाँ पे आएगा -पाई/2, यहाँ पे आएगा -पाई, यहाँ पे
-3π/2, यहाँ पे -2π, ऐसे चलते रहेंगे सेम वे में, है ना। तो ये जो साइन n पाई अगर तुमने लिख दिया ना किसी ने, यहाँ पे n की वैल्यू कुछ भी रख दो इंटीजर में से, 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो या 100 रखो, साइन n पाई हमेशा क्या होता है? 0। ये याद रहेगा ना। और कोस, कोस कौन सी लाइन पे 0 था? इस लाइन पे, है ना। कोस π/2 0 था, कोस 3π/2 0 था, इस टाइप के 0 थे। अब ध्यान से देखिए इसमें किस टाइप के नंबर आ रहे हैं? ओड नंबर, और मल्टीप्लाई में है π/2, है ना। 1 3 5 7, 1 3 5 7, इस टाइप के आ रहे हैं ना। तुमने ना ये ध्यान से देखो तो ये AP सीरीज है बस, है और कुछ नहीं है ना। जब तुम इसकी nth टर्म निकालोगे ना वो आएगी 2n+1, ठीक है। 2n+1 या 2n-1 भी आ सकती है, कहीं से भी स्टार्ट हो सकती, और इनटू में क्या आ जाएगा बस जस्ट π/2 हमारे केस में। तो कोस जो है ना वो इस पे 2n+1 π/2 पे क्या होगा? हमेशा 0 होगा। समझ में बात? यानी कि इसका रीजन क्या है? क्योंकि कोई भी n की वैल्यू पुट करो, 2 से मल्टीप्लाई करके एक जोड़ोगे ना, एक ओड नंबर आपको मिलेगा, क्योंकि ये इवन बनेगा, एक ऐड करोगे तो ओड मिलेगा, और π/2 पे वैल्यू क्या आएगी? 0। तो कोस कहाँ 0 होता है और साइन कहाँ 0 होता है, ये भी थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इस टाइप से वैल्यू निकालने की प्रैक्टिस करनी है। अगर तू एक बार जो टेबल तूने उसके लिए बनाई थी ना, अब उसको बिना देखे इन सब के लिए बना लेगी ना, फिर तुझे एक्चुअल में याद ही हो जाएंगे कि ये फिर चेंज करना थोड़ा आसान हो जाएगा, वरना फिर ऐसे रफ में जाके सोचना पड़ेगा। तो आज पूरी प्रैक्टिस करनी है ये सब वैल्यू निकालने की, ठीक है। कि ये क्या होंगे, फिर ये कोस जैसे π+π/6 कैलकुलेट कर लिया, फिर इसको देख ले, जैसे कि ये है जैसे 5π/6 था, तो इसको सोचा कर, ये पहले तो अरफ में ही थोड़ा तुझे करके देखना पड़ेगा कि किसके आसपास जा रहा है, फिर उसकी वजह से इसको इसमें चेंज करके वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये ट्राई कर लेगी ना। अब याद रखना पाई की वैल्यू 180 है, तो फिर उसके हिसाब से बाकी सब की वैल्यू तू डिफाइन कर ही सकती है, 90π/2, 362π, ये सब। ओके, तो अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की तरफ मूव करते हैं आज हम थोड़ा सा, ठीक है। तो हमने देखा कि साइन जो है वो हमारा एक फंक्शन है फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर टू रियल नंबर, ठीक है। और ये फंक्शन की वैल्यू किसी पॉइंट पे कैसे मिलती है? साइन x करके मिलती है, ठीक है, ऐसे मिलती है। यानी कि डोमेन क्या है इसकी? रियल नंबर, और कोडोमेन क्या है? रियल नंबर, ठीक है। ओके, उसके बाद इसका मैंने ग्राफ भी कल बनवाया था। 0 पे ये 0 था, फिर ऐसे ऐसे चल रहा था, ठीक है। 0, और ये लगा ले कि ये एक किस्म से 1 वाली लाइन, ये तो मैंने ग्राफ नहीं है, ये वैसे डॉटेड बनाई है कि 1 से ज़्यादा नहीं होगा कभी भी, और ये लगा ले कि -1 से कम कभी नहीं। एक्चुअल में ये इसको टच करना चाहिए था ग्राफ, यहाँ पे थोड़ा सा गलत बना है, मतलब कि रफली बना है ना, इसलिए जब सही से बनाएंगे ना तो पूरा इस 1 वाली लाइन को और -1 वाली लाइन को टच करते हुए जाएगा ये ग्राफ, ठीक है। उसके बाद तो ये क्या है? f(x) = sin x। अब मैं चाहता हूँ इसका इनवर्स कैसे निकालें। व्हाट इज द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। व्हाट इज द इनवर्स ऑफ दिस साइन फंक्शन। अब मैं इंटरेस्टेड हूँ इसका इनवर्स निकालने में, लेकिन मैंने तुम्हें बता रखा है इनवर्स इज एग्जिस्ट। इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है? किसी फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है? इनवर्स इज एग्जिस्ट कब? इफ f इज 1 1, जब वो 1 1 भी हो, ऑन टू भी हो, इनवर्स तो तभी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब इसके बाद इनवर्स एग्जिस्ट करता है जब फंक्शन 1 1 हो और ऑन टू हो। अब ग्राफ को देख के भी हम बता सकते हैं कि ये फंक्शन 1 1 नहीं है। क्यों नहीं है? मैं एक लाइन अगर खींच दूं पैरेलल टू x एक्सिस, एक ऐसी लाइन मुझे मिल जाएगी ना जो ग्राफ को एक से ज़्यादा जगह पे काटेगी,
इसका मतलब कि इस ये जो वैल्यू है ना वाई एक्सिस पे कि ये कितने पॉइंटों से कनेक्ट होगी, इस पॉइंट से भी कनेक्ट होएगी, फिर इससे भी कनेक्ट होएगी, फिर इससे भी कनेक्ट होएगी, इससे भी कनेक्ट होएगी, आगे इससे भी कनेक्ट होएगी और इधर भी, यानी कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो इसी पॉइंट पे जाके मैच होएंगे, है ना। तो ग्राफ से पता चल रहा है क्लियरली फ्रॉम ग्राफ we can see f is not 1 1, ये 1 1 तो नहीं है। आल्सो अगर इसने ऑन टू होना है, अगर इसकी रेंज पूरी की पूरी आर बन रही है, तो मैं रियल नंबर ये वाली जो लाइन है इसकी कहीं से भी एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस खींचूं तो वो ग्राफ को कट करनी चाहिए, जैसे कि मैंने ये खींची तो ये कट नहीं करी। इसका मतलब कि ये वाला पॉइंट किसी से भी कनेक्ट नहीं हो पाएगा, है ना, क्योंकि किसी पे भी ये वैल्यू तो मिलेगी ही नहीं ना, समझ में आई बात। तो इसका मतलब क्या है, ऑन टू भी नहीं है। वी कैन से एफ इज नॉट 1 1, आल्सो नॉट ऑन टू। लेकिन हमें पता है अगर हमें इनवर्स डिफाइन करना है तो फंक्शन 1 1 भी होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए। तो उसके लिए हम फंक्शन पे कुछ रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हम वी वांट एफ टू बी 1 1 एंड ऑन टू। तो इसके लिए हम 1 बाय 1 चीज़ों को सेटल करते हैं। अब तुमने ध्यान से दिख रहा हो कि रेंज क्या है इसकी फंक्शन की, साइन जो फंक्शन का ग्राफ मैंने बना रखा, रेंज क्या है। अब देख -1 से लेके 1 तक कोई भी पॉइंट ले लो, उसके लिए कोई ना कोई एक्स मिल जाएगा जो कनेक्ट होगा, लेकिन उसके बाहर कोई पॉइंट नहीं कनेक्ट होगा। इसका मतलब कि जो रेंज है फंक्शन की साइन वाले की वो क्या है, -1 से 1 पे है। और मुझे पता है अगर मैं इस फंक्शन को यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर दूँ फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर टू -1 to 1, अब ग्राफ से देखिए अब ऑन टू भी हो जाएगा। अब ऑन टू क्यों हो जाए, क्योंकि अब ग्राफ में ये वाली लाइन तो शामिल ही नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास है ही इतनी ये, समझो ये बात। अगर जब भी कोई राइट हैंड साइड में रेंज लिख देना फंक्शन की तो वो फंक्शन क्या हो जाता है, ऑन टू। ये फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू हो गया। समझ में आई बात, ऑन टू हो गया। अब 1 1 के लिए मैं क्या चाहता हूँ, 1 1 के लिए क्या होना चाहिए, ग्राफ एक ही जगह कट होना चाहिए, है ना, ग्राफ एक ही जगह कट होना चाहिए। अब ध्यान से देखा, अगर मैं सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक का ग्राफ फिक्स कर दूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का ग्राफ फिक्स कर दिया, इसके अलावा मेरे पास ग्राफ है ही नहीं, यानी कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक का ही ग्राफ है। अब देख, अब कोई भी लाइन तू एक्स एक्सिस के पैरेलल खींचेगी तो वो इस ग्राफ को कितनी जगह काटेगी, एक जगह, है ना, एक से जगह ज़्यादा जगह तो काट ही नहीं सकती, आगे तो ग्राफ में हमारे पास है ही नहीं। तो इसका मतलब अगर मैं मेरी जो डोमेन है उसको यहाँ से यहाँ तक लूँ ना, ये देखो ये -90 आना, -90 का वैल्यू अब -π/2, यहाँ पे +90 आना उसकी वैल्यू। अब ये इस फॉर्म में पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो ये अगर मैं ग्राफ को यहीं पे रिस्ट्रिक्ट कर देता हूँ तो मेरा 1 1 हो जाएगा ना। यानी कि अगर मैं इस फंक्शन को यहाँ से यहाँ लिखता हूँ ना, फ्रॉम दिस -π/2 टू π/2 टू -1 टू, अब ध्यान से देख π/2 पे वैल्यू क्या आएगी फंक्शन की, π/2 का मतलब 90 डिग्री, साइन 90 1, तो 1 पे जाके मिलेगा ये, ठीक है। और इसकी पे निकालनी हो -π/2 कहाँ होगा, इस लाइन पे होगा, तो इस लाइन पे होगा, तो इस लाइन पे वैल्यू निकालनी है, तो साइन क्या है ये -π/2, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन -π/2 +0 लिख लो या -0 लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो एक्चुअल में जो साइन -90 की वैल्यू है ना वही कैलकुलेट कर रहा हूँ। अब क्योंकि इस लाइन में कोई चीज़ जुड़ी या घट रही है तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में, और एंगल आ जाएगा 0, और ठीक है एंगल क्या आ जाएगा 0। अब एक्चुअल में साइन तो ना चाहे लेफ्ट में जाते घटाते या जोड़ते दोनों में ही नेगेटिव है, तो इसके आगे माइनस और लग जाना है, ठीक है। तो माइनस कोस 0 होता है 1, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी -1, समझ में आएगा।
तो अब ये जो फंक्शन बना यहाँ से यहाँ पे, ये क्या है, 1 1 भी है और ऑन टू भी है, 1 1 भी है और ऑन टू भी है। इसका मतलब दिस विल इम्प्लाई एफ इज नाउ इनवर्टिबल। तो एफ क्या है अभी, इनवर्टिबल है। समझ में आया, नाउ एफ इज इनवर्टिबल। अच्छा एक चीज और मैं यहाँ से बताना चाहता हूँ, अब इनवर्स डिफाइन कैसे करेंगे वो भी देखेंगे। अगर मैं ये वाला पोर्शन ना लेके ग्राफ का, ये वाला पोर्शन ना लेके, ध्यान से देखा, अगर सिर्फ यहां से लेके ना यहां तक का पोर्शन अगर मैं ले लेता, ये वाला, सिर्फ मेरे पास यही पोर्शन है पूरे ग्राफ में से, तो ध्यान से देख, फिर भी तो फंक्शन का ग्राफ जो है, ये जो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है, वो एक ही बार कट करेगी। कहीं से भी इसको खींच देता, यहीं एक ही जगह तो काटेगी इतने ग्राफ को। तो ये, तो फिर ये यहाँ से यहाँ पे भी फंक्शन कैसा है, 1 1, और ऑन टू बे, क्योंकि -1 से 1 के बीच की सारी वैल्यू भी कवर कर रहा है। तो यानी कि अगर मैं इस फंक्शन को यहाँ पे लिखने की बजाय ये लिख देता, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम, ये कितना, पाई बाई टू से लेके यहाँ पे कौन कितने पे -1 आएगा, ये 3 पाई बाई 2 पे आएगा, 3 पाई बाई 2 270 पे। ठीक है, अगर मैं ये लिख देता, यहाँ पे -1 to 1 ही रखना पड़ेगा, 1 1 भी है, ये 1 2 भी है। और बता, इसके अलावा भी कुछ ले सकता हूँ क्या मैं ग्राफ का पोर्शन जहाँ पे ये 1 1 1 2 बन जाए। एक तो ये लिया तो बन गया, ये लिया तो बन गया, क्या कोई और भी पॉसिबिलिटी है क्या? क्यों, यहाँ से यहाँ भी तो ले सकता हूँ, तो भी तो 1 1 1 2 बन जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 3 पाई बाई 2 से लेके 5 पाई बाई 2 आएगा, यहाँ पे 5 पाई बाई 2 पे 1 होना है। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पे फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का ले सकता हूँ, 5 है तो फिर ये शायद 9 आएगा, या पता नहीं 7 पाई बाई 2 तक जाएगा। यानी कि कोई भी इस टाइप की मैं स्ट्रिप ले लूँ, यहाँ से यहाँ तक की ले लूँ, या यहाँ से यहाँ तक की ले लूँ, तो हमेशा ये क्या होगा, 1 1 और ऑन टू। अब यानी कि 1 1 ऑन टू डिफाइन करने के लिए हमारे पास बहुत सारे फंक्शन हैं, मैं कोई भी डोमेन रिस्ट्रिक्ट करके डिफाइन कर सकता हूँ। तो फिर लोगों ने क्या किया, यूनिकनेस के लिए एक एक स्पेशल चीज को डिफाइन कर लिया, ताकि सारे के सारे कंफ्यूज ना हो, कोई इनवर्स यहाँ से डिफाइन कर दे, कोई यहाँ से, कोई यहाँ से, ताकि अलग अलग ना हो। तो उन्होंने सब ने ये कॉमन कंसीडर कर लिया, ये वाला -पाई बाई 2 to पाई बाई 2। और जो ये इसका जो इनवर्स फंक्शन बनेगा, अब जो ये इनवर्स फंक्शन बनेगा, एफ इनवर्स, ये कहाँ से कहाँ बनेगा, ये फंक्शन -1 to 1 और अप टू किस पे, दिस -पाई बाई 2 to पाई बाई 2। यानी कि इधर से मैं किसी की भी वैल्यू निकालूंगा, और इसको डिनोट किससे करते हैं, साइन इनवर्स से डिनोट करते हैं। ठीक है, साइन इनवर्स से, साइन इनवर्स की वैल्यू मैं किसी भी एक्स पे निकालूंगा ना, वो हमेशा किस में जाएगी, इसमें, -पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 तक। और इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। इसका यही रीजन है, ये -पाई बाई 2 से पाई बाई 2 क्यों आई, ताकि जो फंक्शन है हमारा 1 1 और ऑन टू बना रहे। अगर इससे ज़्यादा मैं ले लूँगा तो ये नहीं बनेगा, समझ में आई ना। तो इसलिए साइन की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो क्या होती है, -पाई बाई 2 से पाई बाई 2। पहली एक्सरसाइज कर रखी है तुमने थोड़ी बहुत, हाँ। तो अब तो कुछ तो तुम्हें पता चला होगा ना, ये क्यों आई, -पाई बाई 2 से पाई बाई 2 प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। अब कोस की बात करते हैं, है ना। कोस का ग्राफ मैंने अभी बनाया था थोड़ी देर पहले। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कोस की कहाँ से कहाँ लूँ मैं, तो मेरा काम बन जाए। तुम सोचना उसके बारे में थोड़ा सा। तो पहले मैं ना 1 की लाइन ही ड्रॉ कर देता हूँ, ताकि थोड़ा ग्राफ सही से बने। ये माइनस, हो ग्राफ गलत बना दिए, तो साइन का स्टार्ट कर दिया मैंने, कोस का यहाँ से स्टार्ट होगा एक्चुअली, लाइन। तो वो ऐसे आएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। और अगर इधर भी जाऊं तो ऐसे, ऐसे।
सेम जो कोस एक्स जो हमारा फंक्शन है फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर, ये ग्राफ से ही पता चल रहा है कि 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है। 1 1 क्यों नहीं है? क्योंकि कोई भी लाइन अगर मैं यहाँ पे खींचूंगा ना तो वो कई सारी जगह पे काट देगी, ठीक है। तो ये 1 1 नहीं है। ऑन टू क्यों नहीं है? क्योंकि -1 और 1 से अगर मैं बाहर जाऊँगा, -1 और 1 से बाहर जाऊँगा तो फिर कोई पॉइंट कनेक्ट ही नहीं होगा, क्योंकि ये लाइन ग्राफ को काटेगी ही नहीं। समझ में आई बात? तो ना ये 1 1 है ना ऑन टू है। तो सेम वे में कोस को भी कहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा? फ्रॉम R टू -1 to 1। अब ये क्या हो जाएगा? ऑन टू हो जाएगा। लेकिन 1 1 ये अभी भी नहीं हुआ, 1 1 अभी भी नहीं हुआ। तो 1 1 के लिए क्या करेंगे? 1 1 के लिए मुझे एक ऐसा ग्राफ सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसमें ये जो लाइन है ना वो एक ही बार काटे। तो कौन सा ग्राफ सेलेक्ट कर सकता हूँ? तू बता दे थोड़ा बहुत, कहाँ से कहाँ तक लूँ मैं? यहाँ से यहाँ तक का है ना। देख कॉमन सेंस क्या कहते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का ले लो, ये वाला। अब ये क्या पॉइंट है? 0। ये 0 किस पे होता है? कोस की वैल्यू 0 किस पे आती है? 0 पे, कोस 0 पे तो 1 होता है ना, 90। तो ये याद कर लेना, 90 को क्या लिखेंगे? π/2 पे 0। और कोस -1 किस पे आता था? cos -1 0 0 पे तो 1 आवा है। 180 पे याद कर, वो टेबल इसीलिए तो बनवाई थी ताकि याद भी तो होने चाहिए ना वो कुछ वैल्यू। समझ में आई बात? कम से कम 0 से π/2 तक की तो सारी मतलब आंगड़ियाँ आप होनी चाहिए कि π/4 पे क्या आएगा। जैसे 45 है तो π/4, इस टाइप से वो तो सारी याद कर ली। अब तो ध्यान से देखिए, यानी कि अगर मैं कोस जो फंक्शन है मेरा, इसको मैं यहाँ से लूँ 0 से लेके कहाँ तक? पाई तक लूँ, और फिर मैं ये बनाऊँ -1 से 1। फिर मेरे पास एक्चुअल में जब मैं ग्राफ बनाऊँगा ना ये इतना ही ग्राफ आएगा फंक्शन का। अब कैसे भी कर लो, एक ही जगह काटेगी तो ये 1 1 भी हो जाएगा और ऑन टू भी हो जाएगा। तो अब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, और वो कोस इन्वर्स कहाँ से कहाँ तक का फंक्शन होगा? -1 to 1 अप टू 0 to π। और ये जो होता है ये क्या होती है? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है। किसकी? कोस इनवर्स फंक्शन, ठीक है। समझ में अब समझ में कोस की ये 0 से पाई क्यों होती है? क्योंकि ये एक्चुअल में ले तो तू यहाँ से यहाँ तक की भी सकते हैं, यहाँ से कोई एक पोर्शन ले सकती इस टाइप का, ये भी ले सकती थी। तो ये लेकिन लोगों ने स्टैंडर्ड क्या डिफाइन कर रखी है? ये 0 से लेके पाई तक। समझ में आया? तो अभी साइन की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पता चल गई, कोस की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पता चल गई। एक्चुअल में सेम वे में टेंजेंट, कोट, सीकेंट, कोसिकेंट सब की निकाली जा सकती है, ठीक है। मैं बस निकाल नहीं रहा, डायरेक्ट तुम्हें बता दे रहा हूँ कि क्या होगी वो, ठीक है। अब तुम्हें बस याद कर लेनी है। साइन इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगी ना वो ये होगी -π/2 से लेके, यानी कि जब भी वो कहे ना प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिखो तो आंसर इसके बीच में आना चाहिए। कोस इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगी 0 से, टेंजेंट इनवर्स की याद है क्या होती है? ओपन इंटरवल आ जाएगा बस, -π/2 से π/2। इसका रीजन पता है क्या है? तुमने देखा ना ओपन, क्लोज और ओपन में क्या फ़र्क होता है? क्लोज में तो ये बाउंड्री भी शामिल है, यानी कि -90 और 90 हैं यहाँ पे, लेकिन ओपन में बीच के सारे शामिल है लेकिन ये वाले शामिल नहीं है। तो एक्चुअल में इसका रीज़न ये है क्योंकि टेंजेंट जो 90 पे होता है ना वो क्या होता है? साइन 90 बटे कोस 90, है ना। साइन 90 बटे कोस 90, और जो ये क्या होगा? कोस 90 बटे साइन 90, ये तो 1/0 टाइप का होगा, नोट डिफाइन। उस चीज़ से बचने के लिए ये π/2 यहाँ से हटा दिया गया है, ठीक है। समझ में? ये किसकी होगी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच? साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेंजेंट इनवर्स की। इसकी मैच हो रही है इसके साथ थोड़ी थोड़ी। और फिर कोट इनवर्स की वो होएगी एक्चुअल में 0 से लेके पाई तक, यहाँ से यहाँ तक ओपन। समझ में आई बात? ये इसके जैसी है। फिर आएगी कोसिकेंट इनवर्स की,
कोसिकेंड इनवर्स साइन का उल्टा होता है ना, तो ये पूरी की पूरी आ जाएगी, एक तो -π/2 से π/2। लेकिन जहाँ पे साइन 0 होएगा ना वहाँ पे कोसिकेंड डिफाइन नहीं होता, क्योंकि 1/0 प्रॉब्लम करेगा। तो वो सिर्फ इस इंटरवल में को साइन कहाँ पे 0 होता है, 0 पे। तो इसमें से क्या छूट जाता है, 0, यानी कि कोसिकेंड इनवर्स का आंसर हमेशा इसके बीच में आएगा। तो यानी कि ये भी इसी से कनेक्ट होके आई है ना। और फिर तीसरी जो आएगी वो किससे कनेक्ट होएगी, कोस से। कोस की उल्टी होती है तो क्या आनी चाहिए, 0 से पाई। और वो चीज़ हटा दो जहाँ पे कोस 0 बनता है, कहाँ पे बनता है 0, 90 पे, यानी कि π/2 माइनस कर दो। ये भी कोस से थोड़ी सी रिलेट होके आई है। तो अब यानी कि ये तीन एक जैसी दिख रही है, -π/2 से π/2, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, और इसमें से 0 हटा दिया, और ये तीन एक जैसी। तो अब ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच याद रहेंगी ना क्या होती है किसी भी फंक्शन की, ठीक है। तो एक आध एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं अब, ठीक है। एक्सरसाइज 2.1, ठीक है। फर्स्ट थिंग क्या है, ये कहता है कि पढ़ क्वेश्चन कहता है फाइंड दी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स -1/2। अब मैं इनको करने का तरीका बता रहा हूँ तुम्हें क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, लेट करना है कि साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू थीटा होगा, ठीक है। उसके बाद साइन इनवर्स को उधर लेके जाना, तो फिर ये -1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ठीक है। अब माइनस को तो भूल जाओ, और ये देखो 1/2 साइन की वैल्यू किस पे होती है, 30 पे। तो 30 को क्या लिखेंगे, π/6 इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। अब मुझे आंसर किस में चाहिए, -π/2 से लेके π/2 में। अगर मैं इनको ड्रॉ करूं क्वाड्रेंट वाइज, तो ध्यान से देख, यहाँ पे तो होगा π/2 जब राइट साइड में घूमे होंगे तो, और इधर गए होंगे तो -π/2। अब एक्चुअल में साइन की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए, तो कौन से क्वाड्रेंट में आंसर आएगा, यहाँ से पता चल रहा हो तो फर्स्ट में तो साइन पॉजिटिव होता है, तो थीटा फर्स्ट में तो आने से रहा, कौन से में आएगा, फोर्थ में, ठीक है। किस में आएगा, फोर्थ में। तो अब इसको किस में लेके जाना पड़ेगा, फोर्थ में। अब इसको फोर्थ में कैसे लेके जाना पड़ेगा, साइन, ध्यान से देखिए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0 - π/6। अब क्यों, क्योंकि 0 में से कोई चीज़ माइनस हुई है तो कौन से क्वाड्रेंट में चले गए, फोर्थ में। फोर्थ में साइन कैसा होता है, माइनस का, तो माइनस साइन और ये वाला एंगल। ध्यान से देखा, अभी तक क्या कर रहे थे हम, यहाँ से यहाँ जा रहे थे। अब हमें उल्टा भी सोचना पड़ेगा। अगर माइनस आया है तो क्वाड्रेंट ये रहा होगा, और उस क्वाड्रेंट में जाने के लिए 0 में से हमेशा उसको घटाना पड़ेगा। तो क्या आएगा, ये साइन 0 - π/6 इज इक्वल टू साइन थीटा। तो यानी कि साइन -π/6 इज इक्वल टू साइन थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू -π/6, और ये किस में बिलोंग करता है, -π/2 से। समझ में आया। तो ये ऐसे करने, ये आ गई प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। अच्छा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जैसा ही ना, सपोज कर यहाँ पे कोस होता तो कैसे निकालते, ठीक है। कोस -हाफ अगर तुम्हें सोल्व करना होता है, इसकी वैल्यू निकालनी होती, कोस -हाफ। मान लेते हैं किसकी इक्वल है, थीटा के इक्वल है। तो दिस विल इम्प्लाई, तो कोस, सॉरी, ये -हाफ किसके इक्वल आ जाए। अब फिर माइनस को भूल जाना है, पहले 1/2 देखो, कोस कितने पे होता है 1/2, हाँ 60 पे, π/3। बस थोड़े देर की बात है, फिर तुम्हें ऑटोमेटिक तुम्हें याद हो जाने हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है याद करना, ठीक है। ये आ गया। अब देखो आंसर किस में चाहिए, 0 से पाई में, यही होते हैं ना इसकी। तो 0 कहाँ होता है, यहाँ पे, π/2 यहाँ पे, पाई यहाँ पे। अब कोस की वैल्यू नेगेटिव में है एक किस्म से, तो कौन से क्वाड्रेंट में आंसर आना है, सेकंड में। वैसे तो यहाँ पे भी नेगेटिव होती है, घूम घूम के यहाँ पे भी आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन आंसर तो निकालना यहाँ पे है ना। तो अब देख,
माइनस कोस पाई बाय 3, मैं यहाँ पे क्या लिखूँ कि मुझे ये मिल जाता। अगर मैं ये लिख लूँ कोस पाई माइनस पाई बाय 3, तो ऊपर वाला नहीं मिलता, क्योंकि पाई में से कोई चीज़ माइनस हुई है, चेंज तो होनी नहीं है, कोस ही आना था और पाई बाय 3 आना था। और पाई में से कोई चीज़ घटी है तो क्वाड्रेंट सेकंड है, सेकंड में कोस नेगेटिव होता है तो माइनस आना। समझ में? दिस इज इक्वल टू कोस थीटा। तो यानी कि ये क्या हो गया फिर, कोस पाई माइनस पाई बाय 3। अब इसको कंबाइंड कर लेना एलसीएम लेके, 3 पाई माइनस पाई, ठीक है। अब ये क्या हो गया, कोस 2 पाई बाय 3 इज इक्वल टू कोस थीटा। तो दिस विल इम्प्लाई थीटा इक्वल टू, ठीक है, थीटा किसके को बोला गया, 2 पाई बाय 3 के। कोई डाउट यहाँ तक? कोई डाउट नहीं ना? तो ये किस में बिलोंग भी करता है, 0 से पाई में। यानी कि अगर मैं पूछूं तो ये 60 दूनी 120 आया है एक्चुअल में थीटा। समझ में आ गया ना? तो ऐसे करने हैं सारे के सारे क्वेश्चन। ये देख लेना हर किसी के केस में कि कौन से क्वाड्रेंट में वैल्यू लेके जानी है। अब जैसे जिन में 0 से पाई है ना और नेगेटिव आएगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में ही लेके जानी पड़ेगी, और जिनमें माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 है नेगेटिव आएगा तो इसी में आएगी, लेकिन अगर प्लस की वैल्यू है तो डायरेक्ट इसी में आ जाएगी। जैसे सेकंड एक क्वेश्चन और कर देता हूँ मैं। सेकंड, कोस इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू थीटा। तो इसका मतलब √3/2 इज इक्वल टू कोस थीटा। √3/2 की वैल्यू पाई बाय 6, हाँ होगी ना यार, बस कोस थीटा। अब क्योंकि ये पॉजिटिव था, आंसर किस में आना है, 0 से लेके पाई तक में, है ना। अब ये पॉजिटिव है, कोस पॉजिटिव कौन से कोऑर्डिनेट में आना, फर्स्ट में, तो आंसर फर्स्ट में ही आना है। पाई बाय 6 ऑलरेडी फर्स्ट में ही है, तो और कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6 बिलोंग्स टू 0 to पाई। ये हमारा आंसर है, ठीक है। और तुम्हें ये भी अच्छे से क्लियर होगा कि यही क्यों लेनी पड़ी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, कुछ और क्यों नहीं ली। और मैथ में ये सारे सबकी दे भी रखे हैं जिसकी भी तुम्हें चाहिएगी, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लेगी ना, इसका समझ में भी आया होगा करना क्या है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो करना ही करना है। अब इसके अलावा तुम्हें और क्या करना है वो मैं बता देता हूँ एक बार। ये था 85। अब कुछ फार्मूले हैं जो तुम्हें याद करने पड़ेंगे अगली एक्सरसाइज के लिए। कुछ फार्मूले मैं आज लिख दे रहा हूँ, कुछ कल लिख दूंगा, ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्री में +1 में यूज होते हैं एक्चुअल में। एक तो सबसे पहले यहीं से sin स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। थीटा के लिए x के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, उसके बाद एक होता है फिर सीकेंट स्क्वायर x माइनस टेंजेंट स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। ये 10वीं वाले फार्मूले हैं। कोसिकेंट स्क्वायर x कोट स्क्वायर x इज इक्वल टू, ये एक फार्मूला का फॉर्मेट है, ठीक है। एक किस्म से एक ही फार्मूले में सोच सकती है। एक फिर मैं बताता हूँ a प्लस बी के फार्मूले। साइन a प्लस बी का क्या फार्मूला होगा, यानी कि दो एंगल अगर सम में है तो साइन a कोस बी प्लस कोस a साइन, ये पता होना चाहिए। उसके बाद आएगा एक साइन a माइनस बी का, तो साइन a कोस बी माइनस कोस a, ठीक है। उसके बाद आएगा एक कोस a प्लस बी का, ये क्या आएगा, कोस a कोस बी प्लस नहीं, आई थिंक इसमें माइनस आएगा यहाँ पे, आई एम नॉट श्योर, चेक कर लिए इसमें, ठीक है। साइन a और कोस a माइनस बी का जो फार्मूला आएगा उसमें कोस a कोस बी प्लस आ जाएगा यहाँ पे साइन a, ये इन दो एंगल के प्लस के फार्मूले हो गए। ओके, उसके बाद एक टेंजेंट में भी होते हैं फिर a प्लस बी का फार्मूला, टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b डिवाइड बाय 1 माइनस
टेंजेंट, ठीक है। फिर एक टेंजेंट ए माइनस बी का भी होता है फार्मूला, टेंजेंट ए उसके बाद कोट के भी होते हैं फार्मूले, तो कोट ए प्लस बी, वो शायद ज़्यादा चाहिए नहीं, बट वो ऐसे होते हैं, कोट ए कोट बी, शायद -1 यहाँ आता है, डिवाइड बाय में कोट ए प्लस कोट बी, ठीक है। कोट ए माइनस बी, एक तो इसको वेरीफाई कर लिए इसको, ठीक है, सही है कि नहीं एक बार। कोट ए कोट बी +1 डिवाइड बाय कोट ए माइनस कोट बी, मुझे लगता है कोट बी माइनस कोट ए आएगा, देख लेना तो एक बार फिर से इनको। ओके कोई नहीं, मैं बता दूंगा। ये हैं, ये प्लस के फार्मूले हो गए सबके, ठीक है। तो जब मैं नीचे ले आऊँगा इनमें टिक करके ले आऊँगा, वेरीफाई करके ये सही भी हैं कि नहीं। उसके बाद क्या है फिर 80, ओके ये हो गए प्लस के फार्मूले। एक हैं फिर तीसरे नंबर पे आते हैं एंगल डबल और ट्रिपल के फार्मूले। sin 2x का एक फार्मूला है 2 sin x cos x, ये याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है cos 2x के फार्मूला, ये है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर, यानी कि जितना एंगल यहाँ पे होगा ना उसका हाफ हो जाएगा। अगर यहाँ पे π/2 है तो यहाँ π/4 हो जाएगा, अगर यहाँ पाई है तो π/2 हो जाएगा। जितना भी एंगल है उसका हाफ कर देंगे ये वाले फार्मूले। इसी का एक दूसरा वर्जन है कोस स्क्वायर की वैल्यू ना, अगर मैं इसमें से देखूँ यहाँ फर्स्ट वाले में से 1 माइनस साइन स्क्वायर है, एक तो 1 माइनस साइन स्क्वायर और एक ये साइन स्क्वायर, तो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स से भी याद कर लेते हैं कुछ लोग इस फार्मूले को, ठीक है। अच्छा अगर साइन स्क्वायर की वैल्यू पुट करूँ तो मैं, वो क्या होगी 1 माइनस कोस स्क्वायर, माइनस का तो 1 और माइनस माइनस प्लस का कोस स्क्वायर, एक फार्मूला ये भी बनेगा 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक? अच्छा इन फार्मूलों को थोड़ा सा दूसरे वे में भी याद रखा जाता, जो ये दो नीचे वाले फार्मूले हैं, 1 को उधर लेके चली जा या साइन को उधर ले जा और इसको इधर ले आ, यानी कि 1 माइनस जो कोस 2x है ना वो किसके इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स के, और यहाँ से 1 ना उधर ले जा, यानी कि 1 प्लस कोस जो 2x है वो 2 कोस स्क्वायर एक्स, यानी कि प्लस है तो कोस आएगा, माइनस है तो साइन आएगा। ये भी साथ में याद होने चाहिए इनके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं अगली एक्सरसाइज के लिए। ओके एक और होता है कोस 2x का फार्मूला, टेंजेंट में होता है, वो होता है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस, तो फिर साइन का भी एक फार्मूला होता है टेंजेंट में, वो होता है 2 टेंजेंट एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर, ठीक है। ये याद होने चाहिए, कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, ये कोस के हो गए सारे फार्मूले। एक फिर साइन 3x का भी फार्मूला होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, ठीक है। कोस 3x इज इक्वल टू 4 कोस क्यूब x माइनस 3 कोस x। अब देख ये याद करने मुश्किल नहीं है, देख कितने सारे तो मेरे को अभी भी याद है, मतलब मैंने कभी रिवाइज भी नहीं कराई है, ठीक है। और भी होते हैं फार्मूले, तो एक दो और होते हैं, मैं लिख ही देता हूँ चलो। साइन c प्लस साइन d के फार्मूले, एक्चुअल में ये मैं अलग अलग इसलिए याद कर रहा हूँ ताकि तुझे ना याद रहे कि c प्लस डी था तो किस टाइप के फार्मूलों में था, a प्लस बी प्लस वालों के लिए यूज किया, x और 2x मैंने इस टाइप के फार्मूलों के लिए यूज किया। साइन c प्लस डी का फार्मूला होता है 2 साइन c प्लस डी बाय 2 कोस c माइनस डी बाय 2, ठीक है। एक फार्मूला और होता है साइन c माइनस डी का फार्मूला, साइन c माइनस
साइन डी का फार्मूला वो होता है 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 कोस सी प्लस डी बाई 2। ठीक है, सेम कोस के लिए भी होते हैं, कोस सी प्लस कोस डी का जो फार्मूला होता है ये होता है 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 और कोस में ही सी माइनस डी बाई 2। एक कोस सी माइनस कोस डी का फार्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 और यहाँ एक माइनस हो रहा है। ठीक है, तो ये सारे फार्मूले और तूने याद करने और साथ में वो वैल्यूज तो चल ही रही हैं। ठीक है, काम बहुत हो गया काफ़ी सारा। ठीक है, तो ये सारा कर लिए, बाकी कल कर।